नमस्कार साथियों, BSEB सोशल स्टडीज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने इकोनॉमिक्स की कक्षा प्रारंभ की थी, पहली कक्षा में हमने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जाना था, उसे कितने भागों में बांटा गया है, यानी विभिन्न उत्पादन क्षेत्र जो हैं वह कितने प्रकार में बांटा गया है। साथ ही साथ हमने विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार के बारे में भी जाना था कि कौन से देश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। और तीसरे अर्थव्यवस्था के रूप में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था, जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों के साथ साथ सरकार दोनों का स्वामित्व होता है। और हमारा देश भारत जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है एक। तो आज की इस वीडियो में, कल का वीडियो अगर आप उस पहले पार्ट का वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि यह जो अगला पार्ट है, पार्ट 2 आपको समझ में आए, पार्ट 2 आपको समझ में आए। तो हम स्टार्ट करेंगे अभी अर्थव्यवस्था का इतिहास। जैसा कि अर्थव्यवस्था का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का विकास, यानी इकोनॉमी का विकास किस प्रकार होता है विभिन्न कालखंडों में, विभिन्न चरणों में। तो अर्थव्यवस्था के विकास को निम्नलिखित दो प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला है आर्थिक विकास और दूसरा है मौद्रिक विकास। तो अर्थव्यवस्था के विकास का एक लंबा इतिहास है। जैसा कि इसमें दिया गया है, अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे के विकास की तरह है। जिस प्रकार एक पौधा जो है वह अंकुरण से एक पौधा के रूप में होता है, फिर वही एक दिन वृक्ष बनता है और पुष्पित पल्लवित होता है, ठीक उसी तरह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सबसे पहले अंकुरित अवस्था में होती है, फिर पौधे का रूप लेती है और अंततः वह पुष्पित होती है, पल्लवित होती है और देश के लोगों को जिस प्रकार के छाया प्रदान करती है, उन्हें फल खिलाती है, जिस प्रकार के वृक्ष जो है वह अपने विकास के क्रम में यही प्रक्रिया को दोहराता है। तो ठीक उसी तरह अर्थव्यवस्था का जो है आदिम काल से अब तक विकास हुआ है। अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को हम अर्थव्यवस्था की कहानी कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास को देखने के लिए हमें अपने देश के आर्थिक विकास की स्थिति को देखना जरूरी है। जैसा कि इसमें बताया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय के चमत्कारिक स्थिति नहीं है, यानी कई चरणों में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो है वह हुआ है। तो अर्थव्यवस्था के विकास को मोटे तौर पर दो चरणों में, पहला है आर्थिक विकास, दूसरा है मौद्रिक विकास, दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है आर्थिक विकास। पहले हम आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे, जो आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित है। इसके पहले हमें जान लेना आवश्यक है, ऐसे तो आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है। इसके एक यानी आर्थिक विकास की जो परिभाषा है, इसको लेकर अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। इसकी जो कोई एक सर्वमान्य परिभाषा अभी तक नहीं दी जा सकी है, लेकिन फिर भी कुछ अर्थशास्त्रियों के परिभाषा को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर रोस्टो। तो प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार इन्होंने बताया है कि आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के दर के बीच का संबंध है। आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का जो है वह संबंध है, उसी को हम आर्थिक विकास के रूप में जानते हैं। उसके बाद प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन ने यह परिभाषा दिया है। उन्होंने बताया है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में यानी लॉन्ग टर्म में किसी अर्थव्यवस्था को वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, यानी किसी कोई भी अर्थव्यवस्था है उसके वास्तविक जो है रियल जो है राष्ट्रीय आय में है, उसमें वृद्धि होता है। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, यानी जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वह एक परिवर्तन की प्रक्रिया, यानी उसकी स्थिति जो है लगातार समय के अनुसार बदलती है। इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होता है, यानी उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी परिवर्तन होता है। मान लीजिए कोई भी अर्थव्यवस्था हो, किसी देश की अर्थव्यवस्था हो, पहले उसमें मान लीजिए कृषि क्षेत्र का योगदान अधिक हो, लेकिन समय के साथ साथ मान लीजिए उसमें औद्योगिक क्षेत्र का योगदान अधिक हो,
फिर बाद में सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक हो, तो इस तरह अर्थव्यवस्था में जो इसके उत्पादन के साधन हैं उनके बीच भी जो है यह संबंध जो है परिवर्तनशील होता है, समय के अनुसार बढ़ते जाता है। तो आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना है। यानी आर्थिक विकास का अगर हम एक लक्ष्य जाने तो इसमें उत्पादकता के स्तर को, यानी प्रोडक्टिविटी के स्तर को जो है, उत्पादकता के स्तर को ऊंच करना है, अधिक करना, वृद्धि करना है। तो ये एक आर्थिक विकास का एक अहम लक्ष्य है, इसको हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम जानते हैं अब कुछ अर्थशास्त्री जो हैं वह आर्थिक विकास में और आर्थिक वृद्धि में और आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है, वो अंतर के बारे में भी वो लोग, कुछ अर्थशास्त्री इसके बारे में डिबेट है, विवाद का विषय है। सामान्यतः आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तथा आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब हम इसको डीपली में गहनता से अध्ययन करते हैं तो इसमें कई प्रकार के अंतर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके बीच में, अर्थशास्त्रियों के बीच में भी जो है यह इसकी परिभाषा में अंतर जो है लाया गया है। तो एक अर्थशास्त्री हैं श्रीमती उर्सुला हिक्स, उनके अनुसार जो है वृद्धि शब्द जो का प्रयोग है वह आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। यानी जो आर्थिक दृष्टि से विकसित देश हैं, जैसे कि अमेरिका, जापान, ये सब देश हैं जो आर्थिक दृष्टि से विकसित देश हैं, उन शब्दों में इस आर्थिक विकास को आर्थिक वृद्धि यानी ग्रोथ के रूप में मापा जाता है। जबकि जो विकासशील देश हैं, डेवलपमेंट जो डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग देश जो हैं, डेवलपिंग कंट्री है, उनके लिए इस्तेमाल में किया जाता है, आर्थिक विकास का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह डॉक्टर बाइट सिंह हैं ने भी लिखा है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जा सकता है। ग्रोथ शब्द का प्रयोग जो है विकसित देशों के लिए किया जा सकता है। उसी प्रकार एक मेडिसिन है, मेडिसिन नामक एक अर्थशास्त्री ने बताया है कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर, यानी धनी जो देश हैं उसमें आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि कहलाती है, और जबकि निर्धन देशों में जो आय का बढ़ता हुआ स्तर जो है वह आर्थिक विकास के रूप में सूचित किया जाता है। जहाँ तक आर्थिक प्रगति यानी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात है तो यह एक व्यापक शब्द है। इसका जो प्रयोग है किसी आर्थिक इकाई के लिए किया जाता है। आर्थिक जो प्रगति है, आर्थिक प्रगति आर्थिक प्रगति है, इसको जो व्यापक अर्थ में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। तो विकासशील देशों के लिए हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास का प्रयोग करते हैं, जबकि विकसित देशों के लिए हम आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। और ये आर्थिक प्रगति जो है यह एक व्यापक शब्द है, यानी इसमें कई प्रकार के अर्थ इसमें जो है निहित है। जैसा कि हमारी पाठ्य पुस्तक में भी बताया गया है कि जो आर्थिक प्रगति है वह एक व्यापक शब्द है, इसका प्रयोग किसी आर्थिक इकाई के लिए किया जाता है। इसमें आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों ही शामिल है, यानी जो आर्थिक प्रगति है इसमें आर्थिक विकास भी शामिल है और आर्थिक जो है वृद्धि भी शामिल है। तो इस प्रकार कोई भी देश जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस के पथ पर वह आरूढ़ होता है। तो दोनों का सम्मिलित रूप जो है वह आर्थिक प्रगति कहा जाता है। इसके बाद में है कि प्रायः आर्थिक प्रगति के स्थान पर आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग होता है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे के अर्थ में भी प्रयोग में आता है। सच पूछा जाए तो विकास शब्द में वृद्धि शब्द का अर्थ भी जो है वह निहित है। अतः आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन जब हम इन शब्दों के बारीकी रूप से अध्ययन करते हैं तो इसमें तकनीकी अंतर जो है वह थोड़ा सा स्पष्ट होता है। तो उसको हमने जाना कि विकासशील देशों के लिए सामान्यतः आर्थिक विकास का प्रयोग किया जाता है, आर्थिक वृद्धि का प्रयोग किया जाता है जो विकसित देश हैं उनके लिए, और साथ ही साथ आर्थिक प्रगति का इस्तेमाल किया जाता है यह दोनों देशों के लिए। यानी आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों का जो समन्वित रूप है वह आर्थिक प्रगति कहलाता है। अब हम जानेंगे, और ये प्रोफेसर लेविस भी हैं जो अर्थशास्त्र के जो महान एक अध्यापक हैं, एक प्राध्यापक हैं, तो उन्होंने भी यही बताया है कि इनमें कोई ज़्यादा टेक्निकल
अंतर के अलावा कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं होता है। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र को गहनता से अध्ययन करते हैं तो तीनों के बीच में बारीक अंतर हमें स्पष्ट होता है। अब हम जानेंगे कि आर्थिक नियोजन क्या होता है, यानी इकोनॉमिक जो है प्लानिंग क्या होता है। आइए अब हम जानते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। तो आर्थिक नियोजन की एक सर्वमान्य परिभाषा है कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना जो है यह एक आर्थिक नियोजन कहलाता है। इसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, तो आपके घर में एक मंथ के लिए एक महीना के लिए अगर आपके पिताजी मान लीजिए किसी नौकरी में कार्यरत हैं या किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो एक मंथ में कितना खर्च होगा या एक वर्ष में कितना खर्च होगा, कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर होता होगा कि हाँ इस वर्ष ये सामान लाना है और इन इन चीज़ों पर खर्च करना है। जैसे कि इस बार आपकी ट्यूशन का फ़ी देना है, आपके स्कूल का फ़ी देना है, कोचिंग का फ़ी देना है, कितना घर के सामानों पर उपयोग करना है, कितना दुकान से खाद बीज लाना है, कितना अन्य सेवाओं में खर्च करना है। तो ये सभी जो है आपके पिताजी या आपकी माँ या आपके कोई भी सदस्य जो हैं इसकी एक ठीक ठीक नियमित योजना बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक देश को भी प्रगति के पद पर आरूढ़ करने के लिए कि उस देश में कितना कुछ किस चीज़ पर ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, कौन से चीज़ देश की पहली आवश्यकता है, तो इन सब को लेकर एक आर्थिक नियोजन कहलाता है। और जो यही जो है प्रत्येक वर्ष बजट के रूप में आता है, यानी उस बजट में यह शामिल होता है कि हम किस प्रकार के संसाधनों का कहाँ पे उपयोग करेंगे और कितनी जो चीज़ें हैं उसमें हम सम्मिलित करेंगे। तो आर्थिक नियोजन एक समयबद्ध यानी एक निश्चित समय होता है। जैसे मान लीजिए हम पहले योजना आयोग था, हम अभी जानेंगे कि योजना आयोग क्या था। तो पहले योजना आयोग था तो उसमें एक समयबद्ध था, मान लीजिए 5 वर्षों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, तो एक समयबद्ध था। उसके बाद में यह कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित यानी हम उसका निर्धारण पहले ही कर देते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति यानी सामाजिक उद्देश्य यानी समाज मान लीजिए समाज के पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में शामिल लाना है, साथ ही साथ आर्थिक उद्देश्य यानी देश की जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है उसको उच्च करना है। तो ये सभी जो है लक्ष्य होते हैं। इसकी प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का यानी देश की अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका समन्वय करना है, आपस में उनका समन्वय करना है एवं उसका उपयोग करना है, यूज करना है। जो यही जो है वो जो है आर्थिक नियोजन के रूप में जाना जाता है। यानी एक ससमयबद्ध यानी जितना समय निश्चित दिया गया है उसी के अनुसार जितने भी निर्धारित उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन होते हैं उनका नियोजन किया जाता है और यही जो है उनका समन्वय किया जाता है और यही जो है आर्थिक नियोजन के रूप में आता है। तो अब हम जानेंगे कि योजना आयोग क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योजना आयोग जो है यह एक सांविधिक निकाय है। योजना आयोग क्या है? एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय यानी सांविधिक निकाय उसे कहते हैं जो संविधान में विधान के द्वारा यानी नियम या कानून बनाकर संसद से पास करके अगर उसको संविधान में जोड़ा जाता है तो वह सांविधिक निकाय कहलाता है। और एक होता है संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय वैसा निकाय होता है जो संविधान में पहले ही प्रदत्त किया जाता है। जैसे कि अब निर्वाचन आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है, यानी इसकी जो व्यवस्था है संविधान में पहले ही हमारे संविधान निर्माताओं ने कर दी थी। तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है और योजना आयोग जो है यह एक सांविधिक निकाय है जिसको विधान के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया है। बहरहाल हम योजना आयोग पर लौटते हैं। तो योजना आयोग जो उसका गठन है 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। यही जो योजना आयोग है भारत में पहले 2017 से पहले आर्थिक नियोजन का काम करती थी, क्योंकि अंतिम जो पंचवर्षीय योजना है वह 2012 से 17 तक निर्धारित थी। तो उसके बाद में 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। तो 2015 में जब नीति आयोग का गठन हुआ योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। तो योजना आयोग पहले भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग करती थी, आर्थिक नियोजन करती थी और 5 वर्षों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं निर्धारित करती थी।
तो योजना आयोग जो है उसका गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। जैसा कि इसमें इस किताब में संक्षिप्त रूप में बताया भी गया है कि जो योजना आयोग जो है वह भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी के लिए। जैसा कि हमने बताया, यह योजना आयोग है आने वाले 5 वर्षों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं जो है निर्धारित करती थी कि किस क्षेत्र पे कितना ध्यान देना है। यानी मान लीजिए पहली पंचवर्षीय योजना है उसमें कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया। ठीक उसी तरह लगभग 12 से 13 पंचवर्षीय योजनाएं चली, उनमें अलग अलग क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया, कभी कभी दोनों क्षेत्रों पर समान रूप से भी ध्यान दिया गया। तो ठीक इसी प्रकार जो है आर्थिक नियोजन का कार्य होता है। अब एक परिभाषा दिया गया है योजना आयोग के अनुसार कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, यानी राष्ट्र को पहले क्या जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए अब कोई घर है तो घर की प्राथमिकता के अनुसार उसको पहले ट्यूशन फी जमा करना है, या पहले खाने की आवश्यकता पूरा करना है, पहले टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, यानी उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है। अगर मान लीजिए आपकी शिक्षा से जुड़ी हुई हो तो आपके माता पिता निश्चय ही आपके शिक्षा को पहली आवश्यकता देंगे। ठीक उसी तरह एक देश को भी निर्धारित करना पड़ता है कि उस देश की पहली आवश्यकता क्या है। मान लीजिए किसी समय में कृषि हो सकता है, किसी समय में औद्योगिक ढांचा की व्यवस्था को सुदृढ़ करना हो सकता है, किसी दशा में संरचनात्मक विकास को भी प्रोत्साहित करना होता है। तो अलग अलग समय में अलग अलग जो है राष्ट्र की प्राथमिकताएं होती है। तो उसी प्राथमिकता के अनुसार विभिन्न विकासात्मक कार्यों में उसका उपयोग करना, संसाधनों का उपयोग करना जो है, यह जो है क्या कहलाता है? यह आर्थिक नियोजन कहलाता है। पूछ सकता है कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना, यह जो है आर्थिक नियोजन का अर्थ किन्होंने दिया था? तो यह अर्थ जो है योजना आयोग के द्वारा प्रदान किया गया था। तो भारत में आर्थिक विकास का जो श्रेय है आर्थिक नियोजन को भी दिया जाता है, जिसके अंतर्गत जितने भी राष्ट्र की जो आवश्यकताएं हैं उनको एक समन्वित किया जाता है, ससमयबद्ध किया जाता है। आइए अब हम योजना आयोग के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी हासिल करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी जिस पद पर जो प्रधानमंत्री का पद होता है वही जो है योजना आयोग के अध्यक्ष का जो है पद होता था, क्योंकि योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद में इसमें 8 सदस्य होते हैं और काम का जो है एक उपाध्यक्ष की देखरेख में इसका कार्य किया जाता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। देश में कई प्रकार की वैसी भी स्थितियां आई जब एक एक वर्ष का भी योजना बनाया गया, 3-3 वर्ष का भी योजना बनाया गया। तो बहरहाल 12वीं एवं अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 2017 तक की गई। उसी दौरान योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और भारत में नीति आयोग का गठन
द्वारा जाना। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। हमने जाना कि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग जो है, आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग सामान्यतः विकासशील देशों के लिए किया जाता है। आर्थिक वृद्धि का प्रयोग जो किया जाता है सामान्यतः विकसित देशों के लिए किया जाता है। और आर्थिक प्रगति जो है वह दोनों का सम्मिश्रण है, यानी दोनों का समन्वित रूप है। हमने ये भी जाना योजना आयोग के बारे में संक्षिप्त जानकारी की कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। नीति आयोग के बारे में जाना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में संक्षिप्त परिचय हासिल की, जैसा कि हमारे पाठ्य पुस्तक में जितना बताया गया था। योजना आयोग के अनुसार परिभाषा को जाना, आर्थिक नियोजन का परिभाषा क्या है, यानी राष्ट्र की प्राथमिकताएं के अनुसार देश की संसाधनों को विभिन्न विकासात्मक प्रयोग में लगाया जाता है। और अंत में हमने समावेशी विकास और सतत विकास के बारे में भी जाना, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो वह समावेशी विकास कहलाता है। और सतत विकास जो है वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ अगले पीढ़ी की, भावी पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है, तो वह सतत विकास की अवधारणा कहलाती है, जिसे सर्वप्रथम ब्रोडलैंड आयोग ने प्रदान किया था। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी इसका जिक्र किया गया है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि मौद्रिक विकास क्या है और इसका विकास किस प्रकार प्रारंभ हुआ है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ BACB सोशल स्टडीज़ के साथ। अगर हमारे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अन्य सभी विषयों की पढ़ाई की तैयारी हम लगातार करते रहेंगे, डालते रहेंगे वीडियोज़। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से कमेंट करके बताइए कि हमें और क्या सुधार करनी चाहिए, क्योंकि हम सीमित संसाधन में आपको निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे के साथ, चैनल के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है और हमें प्रगति की ओर बढ़ाता है। तो BACB सोशल स्टडीज़ पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।